बातचीत हुई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में क्या थे आपके, वर्मा जी हैं और दास जी हैं। आप सभी जानते हैं कि दास जी क्या है, आपके शक्तिकांता दास जी आपके क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं, और जो वर्मा जी हैं वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या है, मेंबर है ना। अब आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर में जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तब तब आरबीआई की जिम्मेदारी है कि क्या किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है, जिसके अंदर में कितने लोग होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कितने, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में, मेरे ख्याल में यही है, क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर में 6 मेंबर होंगे। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होंगे और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है। ये 6 मेंबर डिसीजन लेते हैं रेट के ऊपर में, कि देश के अंदर में क्या रेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल ये नोशन है कि अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मार्केट के अंदर में क्या करिए, मार्केट के अंदर में क्या करिए, मनी की सप्लाई यानी कि पैसे की सप्लाई क्या करिए, कम कर दीजिए। तो ट्रेडिशनली हम ये चीज देखते रहते हैं कि मार्केट के अंदर में अगर मनी सप्लाई कम करना है तो रेट आप बढ़ा दीजिए। रेट कौन कौन सी बात कर रहे हैं हम, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। ये चीज समझते जाइए सारी चीज। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई पैसा देता है, लोन देता है किसी बैंक को। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए यहां पर क्या है, एसबीआई बैंक है। अब मान के चलिए रेपो रेट वो रेट है, क्या है, रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई को पैसा मिल रहा है। अब अगर मैं इस रेपो रेट को ही बढ़ा दूं तो यानी कि एसबीआई को पैसा महंगा मिल रहा होगा। अब एसबीआई जब पैसा किसी और को देगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर में, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, लोन लोग कम लेंगे। अब लोग लोन कम लेंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ट्रेडिशनली कहा जाता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को अगर आप कम कर दोगे तो वो क्या होगा, मार्केट के अंदर में इन्फ्लेशन को कम कर देगा। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, वो रेट जिस पर आरबीआई के पास में क्या, आरबीआई के पास में बैंक अपना पैसा जमा करते हैं। अब मान के चलिए रिवर्स रेपो रेट को मैंने बढ़ा दिया तो एसबीआई बैंक कहेगा यार मैं क्या काम करूं, बाहर कहीं पैसा देने की बजाय एक काम करता हूं, मैं बैंक में ही जाके पैसा जमा कर देता हूं, मेरे को यहां से अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगर वो पैसा बैंक में जाकर जमा कर रहे हैं, आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं, यानी कि लोन नहीं दे रहे होंगे। अब लोन नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। क्या हो रही है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वैसे रेशियो हैं, इनको हम बफर बोलते हैं। बफर का मतलब क्या, मान के चलिए किसी बैंक के पास में 100 रुपए है, तो आरबीआई कहता है कि भाई साहब इसमें से कुछ पैसा अपने पास में बचा कर रखिए और कुछ पैसा मेरे पास जमा कर दीजिए। तो जो पैसा अपने पास में बचा कर रखिए उसको हम बोलते हैं एसएलआर, क्या, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो पैसा आपको आरबीआई के पास में जमा करना है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये क्यों होता है कि बैंक को कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वो ऐसा ना हो कि उनका दिवालिया हो जाए, अपना नॉर्मल काम तो कर सके, नॉर्मल काम तो कर सके। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीआरआर प्लस में एसएलआर को मिला दिया जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक के पास में है 100 रुपए, क्या है, बैंक के पास में है 100 रुपए, उसमें से एसएलआर और सीआरआर कितना मेंशन कर रखा है, आरबीआई ने कहा 30 रुपए 15-15 करके अपने पास में और मेरे पास में जमा कर दो। तो यानी कि क्या है, 100 में से 70 रुपए बैंक लोन दे सकता है किसी को भी। अब मान के चलिए मेरे को मजा आएगा कि मैं कोशिश करूं कि मार्केट में पैसा कम करना है, 70 रुपए कम करने और कम करना है इससे भी, तो मैं क्या करूंगा, इसको और बढ़ा देता हूं। मैं कहता हूं आज से 40 रुपए, 20 सीआरआर 20 एसएलआर, यानी कि बैंक के पास कितने रहेंगे, 60 रुपए रहेंगे लोन देने के लिए। यानी कि सीआरआर और एसएलआर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम होता है। क्लियर है, यहां तक इतनी बार पढ़ा हुआ टॉपिक है, मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब परेशानी क्या हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के अंदर में थोड़ा सा बातचीत हुई आपस में। जो वर्मा जी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये रेपो रेट अब मत बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाकर आप भले ही इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर लोगे, महंगाई तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन उसके कारण में ग्रोथ को बर्बाद कर दोगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा मार्केट में क्या हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है। क्या हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है। अब मनी सप्लाई कम हो रही है यानी कि लोग लोन कम ले रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इसके ऊपर में असर पड़ेगा, जो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी को क्या करेगा, परेशान करेगा। यही चीज सबसे बड़ा इशू चल रहा है। क्या सबसे बड़ा इशू चल रहा है, नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ताकत किसके पास है, आरबीआई के पास है, और आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेती है। तो वर्मा जी ये कह रहे थे कि भाई साहब जरूरत नहीं है अब रेट को बढ़ाने की, अब मत करिए, इससे हमारे देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचेगा, ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा। तो वहां पर दास जी ने बोला कि इन्फ्लेशन इस समय पर सबसे बड़ी समस्या है और हमारे ऊपर में सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमने ये वादा किया है, सरकार को लिखित में वादा किया है कि इन्फ्लेशन रेट 4% आइडियली रहेगा, ज्यादा से ज्यादा फिसल गया तो 6% चला जाएगा, कम से कम हो गया तो 2% चला जाएगा, 4% आइडियल ±2। लेकिन इस समय इन्फ्लेशन कितना था, 7% था। क्या 7% था, 9% पहुंच गया था, तो उसको कंट्रोल करना आरबीआई कह रहा है हमारी जिम्मेदारी है। इस कारण से उन्होंने रेट को क्या है, दोबारा से बढ़ा दिया है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी को भी इससे रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सारी चीजें कई बार करा चुका हूं, फिर भी मैंने सोचा कि आपको बार बार कराने से चीजें क्या होती हैं, याद हो जाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंक टैड के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। एक रिपोर्ट अगर आपको पता है तो सारा का सारा आंसर आप तुरंत टिका दोगे, सारा का सारा आंसर आप टिका दोगे। एक रिपोर्ट अगर आपको पता है तो
बताइए। बताइए। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। अब जैसे आपको पता चला ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो प्लीज याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? आपका अंकटैड निकालता है। कौन निकालता है? अंकटैड निकालता है। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंकटैड के बारे में पढ़ लीजिएगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज किससे रिलेटेड है? रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नन ऑफ द अबव। तो ये बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की। कॉप में इतनी बार पढ़ा हमने कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना, तो क्या हो जाएगा? इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वॉशिंग, यूपीएससी का क्वेश्चन है ऑलरेडी, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या स्टेटमेंट है इसमें से? कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस मोरमुगाओ। आज इससे रिलेटेड टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में भी था, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी आईएनएस मोरमुगाओ के बारे में पढ़ चुके हैं तो इतनी कितनी बार रिपीट करें, ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक था। तो क्या है ये? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो। क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर। टोन्स, गिरी और बगैन क्या है? इतना तो पता चल चुका होगा कि किसी रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन से ही पता चल चुका होगा कि यमुना नदी की बात की जा रही है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, रिवर के अंदर में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसके उल्टे हाथ में कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे रिवर आ रही है, तो अगर उसके ओरिजिन से देखोगे, उसके ओरिजिन से, तो लेफ्ट में कौन सी ट्रिब्यूटरी है और राइट में कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो क्या है, क्या क्वेश्चन है कि यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? मतलब मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र की नहीं है, ये क्या है? यमुना की है। तो राइट है या लेफ्ट है? बताओ कौन सी होगी? राइट है या लेफ्ट है? तो ये है आपकी क्या है दोस्तों? आपकी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे राइट की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, टोंस, गिरी, बगैन, चंबल, बेतवा, सिंध, केन। केन बेतवा प्रोजेक्ट सुना होगा ना, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इस कारण से न्यूज में है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है।